उत्तराखंड के एक्सट्रीम पर एक हिल स्टेशन है, नाम है उसका मुनस्यारी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं वहां पर जाऊं। बड़े दिनों तक मैंने इस सपने को पाल पोस करके बड़ा किया। कई बार प्लान बने, दोबारा बने, पोस्टपोन हुए, कभी भूल गई मैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ गई। मुनस्यारी जाने का प्लान कभी मटेरियलाइज हो ही नहीं पाया। 2017 में जब समर वेकेशंस थी और हम लोग आराम से एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और ऋषिकेश की ट्रिप को प्लान कर रहे थे, अचानक से मेरा दिमाग घूमा और मैंने कहा, अगर हम लोग ऋषिकेश की जगह मुनस्यारी चले अगले हफ्ते तो कैसा रहेगा, बिना किसी प्लानिंग के, माइंड यू। तो आज मैं वीरा आपको मुनस्यारी की सैर कराने वाली हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी एक्सेंट्रिक फैमिली के साथ में, जिसके साथ मैंने ये ट्रिप कंप्लीट करी। भाई बहुत ही जबरदस्त है ये ट्रिप, और अगर आप मुनस्यारी नहीं गए हैं तो मेरे साथ चलिए और इस यात्रा का पूरा मजा लीजिए। तो जैसे मैंने कहा, जैसी मैं वैसे ही मेरी फैमिली। जैसे मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग ऋषिकेश की जगह मुनस्यारी चलें, तो जितना ऋषिकेश की प्लानिंग थी वो सब हवा में चली गई। अब पॉइंट ये था कि समर हॉलीडेज थी, मेरी बेटी की छुट्टियां थी। जब मैंने ये आइडिया थ्रो किया तो लाइफ में एकदम से थ्रिल आ गया, और थ्रिल एक ऐसी चीज है जिस पर मेरा पूरा परिवार थ्राइव करता है। अब यहाँ पर एक ही कैच था, मेरा भाई। उसे मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर कुछ खास भरोसा था नहीं। हालांकि मैं उसको बहुत जगह घुमा चुकी थी, लेकिन मुनस्यारी उसने सुना था कि रास्ता काफी खतरनाक है, इसलिए उसको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दिलीप साहब मुझे धोखा दे चुके थे 2014 में, जब उन्होंने अपनी टैक्सी चलाना शुरू किया था। तो जब पहली बार मैंने गाड़ी चलाई थी तो मैं मात्र गोला तक गई थी, फिर मैं वाराणसी गई, फिर मैं ऋषिकेश भी गई, नैनीताल, कौसानी, जागेश्वर और भी कई हिल स्टेशंस पे मैं ले गई इन लोगों को। ये सब तो छोटी मोटी जगह थी ना। अब मुझे बड़े चैलेंज को लेना था, और ये बड़ा चैलेंज था मुनस्यारी। मुझे लगा कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स अगर टेस्ट हो सकती हैं तो इस रूट पर अवश्य हो सकती हैं। तो ड्राइविंग से बड़ा टास्क उस वक्त मेरी लाइफ में था मेरे भाई को कन्विंस करना कि भाई, चाहे रास्ता जितना भी गड़बड़ हो, जितना भी खराब हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुनस्यारी पहुंचा भी दूंगी और वापस ले भी आऊंगी, स्किल्ड ड्राइवर्स की तरह। देखिए, मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत ही कन्विंस थी और कॉन्फिडेंट भी थी। तो फाइनली मैंने अपने भाई को कन्विंस कर ही लिया। अब अगला स्टेप था मीरा मौसी से पूछने का, क्योंकि वो अपने बैग ऋषिकेश के हिसाब से पैक कर रही थी। हमारे पूरे परिवार में हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली मीरा मौसी भी है। वैसे तो ये मेरी माँ की दोस्त रही हैं, लेकिन वो मेरी मौसी हो गई है, और उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि मुझे मौसी की कमी कभी खली ही नहीं। तो हमारी जो छोटी सी यौन में हमने ढेर सारी यात्राएं की थी, उनमें से मैक्सिमम यात्राओं में मीरा मौसी भी साथ में चलती थी, और ऋषिकेश की यात्रा में भी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। मीरा मौसी की एक बात बहुत मस्त है, उनसे जो भी कहो वो एकदम रेडी रहती हैं। मेरे भाई की तरह उन्होंने मेरी ड्राइविंग स्किल पे कोई सवाल नहीं उठाया। जैसे मैंने कहा, मीरा मौसी, प्लान में चेंज है, हम ऋषिकेश की जगह मुनस्यारी जा रहे हैं। मीरा मौसी का रिस्पांस था, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, मैं तुरंत अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ मुनस्यारी के हिसाब से। इसे कहते हैं ट्रू ट्रैवलर, जस्ट लाइक मी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम मेरी कार में थी। छोटी सी योनी तो थी ना, तो वो चाह रही थी कि उसे भी उतना ही अटेंशन दिया जाए जितना कि हम अपने आप को देते हैं। फाइनली मेरा भाई मदद के लिए आगे आया। उसने कहा, ठीक है, मैं स्पॉन्सर करता हूँ आपकी कार की ओवरहॉलिंग, लेकिन कार को इतना फिट कर लीजिए कि हमारी जर्नी बिल्कुल सेफ और स्मूथ रहे। धमका दिया था उसने मुझे। खैर, मेरी इयॉन भी कम नहीं है, वो भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी मुनस्यारी की राइड लेने को। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी इयॉन के पास भी एक दिल है, वो कहीं भी मुड़ सकती है।
शायद ये रोग उसे हम ही से लगा था। उत्तराखंड के एक्सट्रीम एंड पे आकर मुनस्यारी आता है, जो कि एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ ठीक सामने आप क्लोज एंड पर्सनल नजर आते हैं। यही है यहाँ की सबसे बड़ी चार्म। और हम उन्हीं बर्फीले पहाड़ों को देखने के लिए जून की चटकती हुई गर्मी में वहां जाने को तैयार थे। तो क्या हमने बर्फीले पहाड़ वहां पर देखे? हाँ, बिल्कुल देखे। और भी बहुत कुछ देखा हमने। तो रूट कुछ यूं रहा हमारा, लखनऊ से पीलीभीत, पीलीभीत से टनकपुर, टनकपुर से चंपावत, पिथौरागढ़ और फिर क्या? फिर कंफ्यूजन। क्यों? अरे भाई इसलिए क्योंकि मुनस्यारी के 2 रास्ते हैं। पिथौरागढ़ आते ही बाइफर्केशन आता है। एक रास्ता है जो धारचूला से जाता है, जो थोड़ा कम चैलेंजिंग है और लॉन्ग भी है, यानी ज्यादा लंबा है, लेकिन स्मूथ रास्ता है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी अपने भाई को देखते हुए कि भाई मैं इस लड़के को धारचूला वाले रास्ते से ही ले जाऊंगी, वरना ये मुझे बहुत ताने मारने वाला है। सुबह 6 बजे हम निकल पड़े। खाते हुए, गाते हुए और बातें करते हुए हम टनकपुर 1 बजे दोपहर में पहुंच ही गए। वैसे हमारा आइडिया था कि नाइट हॉल्ट हम पिथौरागढ़ में करेंगे, लेकिन हाईवे का एक रूल है, आप जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो कभी पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि कोई ना कोई ग्लिच रास्ते में आ ही जाता है। तो भाई हम जैसे ही टनकपुर से थोड़ा आगे बढ़े, एक ह्यूज ट्रैफिक जैम तकरीबन 20 किलोमीटर आगे हमें मिला। हमें पता चला कि एक आदमखोर शेर ने सुबह सुबह वहाँ एक औरत पे अटैक किया था और लगातार वो 2-3 दिन से किसी न किसी को उठा ले जा रहा था। इसी चक्कर में वहाँ पर धरना हो रहा था कि उस आदमखोर शेर को पकड़ा जाए। हमें पता चला कि सुबह 9 बजे से वहाँ पे गाड़ियों की कतार खड़ी हुई है और अब तक तो वो कतार बहुत लंबी हो गई थी, किलोमीटर्स तक रुकी हुई थी। अच्छा, जिस जगह हम जाम में फंसे थे, ये वही जगह थी जहाँ से एक रास्ता पूर्णागिरी की ओर चला जाता है और एक रास्ता आगे चंपावत की ओर चला जाता है। हम वेट करते करते, पसीना बहाते बहाते बहुत परेशान हो गए। तो मैंने कहा क्यों ना हम वापस लौट चलें, ऋषिकेश ही चलते हैं, लगता है मुनस्यारी जाना हमारे भाग्य में है नहीं। लेकिन मीरा मौसी यहाँ पे काम आई। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो तुमने स्टोल ओढ़ा हुआ है ना, इसमें एक गांठ बांध लो, एक विश मांगकर, और ऐसा ही मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मीरा मौसी इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर कोई विश मांगकर गांठ बांध लेते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है। तुम देखना 15 मिनट में ये रास्ता खुल जाएगा। मैंने कहा ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम दोनों ने मन ही मन ये माना कि ये रास्ता जल्दी से खुल जाए। और पता है, यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर वो ट्रैफिक जैम खुल गया, क्योंकि जो हायर ऑफिशियल थे वो आए और उन्होंने गांव वालों की बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उस शेर को जरूर पकड़ा जाएगा। और तब उन्होंने अपना धरना छोड़ा और गाड़ियों का जत्था आगे बढ़ पड़ा और हम एक बार फिर से मुनस्यारी के ख्वाब सजाते हुए चंपावत की ओर बढ़ने लगे। तकरीबन 4:30 बजे वो ट्रैफिक ब्लॉकेज जो था क्लियर हुआ था, लेकिन तब तक शाम अच्छी खासी हो गई थी। इतनी कि जब हम 6 बजे चंपावत पहुंचे तो भाई किसी की हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ पाने की। तो मैंने डिसाइड किया कि आज की रात पिथौरागढ़ की जगह चंपावत में ही रुक जाते हैं, जो कि 40 किलोमीटर पिथौरागढ़ से पीछे है। पर भाई हमें ये नहीं पता था कि चंपावत अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ का नाइट स्टे भी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। देखिए, जब आप भूखे होते हैं, हवा ठंडी होती है और कोई आपके लिए कुछ खाना पका सकता है, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा से खिचड़ी होती है। और पहाड़ी खिचड़ी की तो बात ही क्या है भाई। हम एक छोटे से होटल में टिक गए जाके और हमने वहाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें गर्मा गर्म खिचड़ी खिला दो, मजा आ जाएगा हमको। अरे वो बंदा भी क्या बंदा था, उसने अपना पूरा दिल उड़ेल के रख दिया उस खिचड़ी में। क्या औसम खिचड़ी बनी थी वो। खिचड़ी खाने के बाद हम सब नाइट वॉक पर चंपावत में निकले। चंपावत उत्तराखंड में बहुत छोटा सा स्लीपी सा टाउन है।
वेदर यहाँ पे काफी प्लेजेंट रहता है और ढेर सारी ग्रीनरी है, अफोर्डेबल होटल्स हैं और यहाँ पर कई पुराने टेम्पल्स भी हैं। चूंकि बहुत सारे टूरिस्ट चंपावत में रुकते नहीं हैं, इसलिए बहुत ही शांत जगह है और इसीलिए जब नाइट वॉक हम कर रहे थे तो हमें उस शांति का पूरा पूरा एहसास हुआ। वो नाइट वॉक मैंने, मेरा मौसी ने, मेरी बेटी वसु ने, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली आदि, भैया और मेरी माँ, हम सब ने मिलकर ली और हमने ढेर सारे किस्से कहानियां भी नाइट वॉक करते हुए शेयर करे। आफ्टर ऑल उस अमेजिंग खिचड़ी को खाने के बाद हमारी आत्मा बिल्कुल तर हो गई थी और मूड परफेक्ट हो गया था। जब सुबह हुई तो वो अपने साथ बरसात लाई। बरसात के साथ साथ एक ऑसम व्यू भी लाई हमारे लिए, क्योंकि रात के वक्त हमें होटल के बाहर का नजारा क्लियर नहीं दिख रहा था। पर जब हम सुबह उठे तो हमें होटल के बैकयार्ड से पूरी चंपावत की वैली नजर आ रही थी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि छोटा सा टाउन हमें इतना खुश करने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पे 8वीं सदी का एक शिव टेम्पल भी है, जहाँ पर जाके हमने दर्शन किए, ढेर सारे फोटोज भी खींचे और अब टाइम था उस होटल को टाटा बाय बाय करके अपनी छोटी सी प्यारी सी इओन में फिर से बैठकर आगे बढ़ने का। चंपावत से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर लोहा घाट है। ये एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। पता है, सच में स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग देता है। और बेस्ट बात ये है कि लोहा घाट बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। तो जब इतनी सुंदर जगह रास्ते में आए तो सुबह की चाय और नाश्ता तो वहीं करना था ना। तो हम एक होटल देख करके, जो कि वैली से लगा हुआ था, हम वहीं रुक गए। अपनी चेयर्स हमने खिली हुई धूप में बाहर रखवाई और हमने उससे मैगी बनाने का ऑर्डर दिया और साथ में कॉफी। अब मैं आपको एक और सीक्रेट शेयर करती हूँ। देखिए, जब आप पहाड़ पे जर्नी करते हैं तो आपको लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा नौशिया लगता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो मैंने महसूस किया है कि आप जब जब मैगी खाते हैं ना, ये आपको वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। मैगी प्लस कॉफी, ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपको इस नॉशियस फीलिंग से बचा सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई दिस। और लोहा घाट में उस खिली हुई धूप में बाहर चेयर डालकर जब हम सब ने बैठ करके मैगी और कॉफी का आनंद लिया तो वही आत्मा तरबतर हो गई और हम पूरी तरह से मुंशियारी के मूड में आ चुके थे। जब मैं वहां बैठ करके मैगी और कॉफी का नाश्ता कर रही थी तो मेरे मन में आया कि काश मैं 16 किलोमीटर और आगे आ गई होती तो मैं इस खूबसूरत नजारे के बीच अपनी रात गुजारती। पर क्या करें, हम तो चंपावत रुक चुके थे और वो भी बहुत अच्छी जगह ही थी। तो मैंने वहीं पे अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं एक बार लोहा घाट भी आकर जरूर रुकूंगी, और मैं आई भी। पर अभी के लिए हमारी गाड़ी मुंशियारी बढ़ने वाली थी। लोहा घाट से जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो रास्ता पथरीला हो चुका था, कर्व्स काफी हो चुके थे और खड़ी चढ़ाई भी आना शुरू हो गई थी। एक्चुअली रोड बिल्कुल मेंटेन नहीं था, पर हमें तो आगे बढ़ना था। धीरे धीरे हम पिथौरागढ़ की ओर पहुंच गए और पिथौरागढ़ पहुंचकर बाइफर्केशन एक बार फिर से आ गया। तो एक पुलिस वाले भैया सामने बैठे हुए थे। मैं गाड़ी से उतरी और मैंने उनसे पूछा कि भैया, हमें मुंशियारी जाना है, आप बताइए रास्ता किधर से जाएगा और हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? हमें धारचूला वाला रास्ता लेना चाहिए या हमें थल वाला रास्ता लेना चाहिए? क्योंकि पिथौरागढ़ से ही ये दोनों रूट्स अलग हो जाते हैं। तो पुलिस वाले भैया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने मेरी छोटी सी इओन को देखा और फिर उन्होंने कहा, मैडम जी, आप धारचूला वाले रास्ते से जाइए, आपके लिए वही ड्राइविंग इजी रहेगी, आपको आराम मिलेगा उस रास्ते पे। क्या? उसने मेरी ड्राइविंग टैलेंट को ठीक से समझा नहीं शायद। बड़ा चैलेंज लगा मुझे। मैंने कहा, क्यों भैया, थल वाला रास्ता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, देखिए, थल वाला रास्ता बहुत ही कच्चा रास्ता है, बहुत सारे पत्थर है उस रास्ते पे, आप उस रास्ते पे ड्राइव नहीं कर पाएंगी। अरे ईगो क्या, सोल तक को चोट लग गई मेरे। मैंने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, और ये कहकर मैंने बिना किसी से सलाह मशविरा करे हुए अपनी गाड़ी थल वाले रास्ते पर मोड़ दी। चैलेंज एक्सेप्ट जो करना था, प्लस
सुना था कि थल से बर्थी फॉल तक का रास्ता बहुत ही सुंदर है और ये रास्ता मुनस्यारी जल्दी भी पहुंचाता है। तो फिर क्या था, जब मैंने गाड़ी थल की ओर मोड़ी तो मेरे फैमिली मेंबर्स और मीरा मौसी सब ने हिप हिप हुर्रे एक बार जोर से किया और काफी मेरी हौसला अफजाई भी करी। रास्ता तो सच में बहुत खतरनाक था, बिल्कुल वेल मेंटेन नहीं था, काफी टूटा फूटा था, काफी जगह खड़ंजे आए, गड्ढे आए, इतने बड़े बड़े गड्ढे कि मुझे लगा एक बार अगर टायर इनमें फंस गया तो हम निकल नहीं पाएंगे। चढ़ाइयां भी इतनी खड़ी थी, इतनी कर्वेशियस थी कि लगा कि गाड़ी पीछे न फिसल जाए, पर मैं भी पहले गियर में गाड़ी को डालकर चढ़ाई ले जा रही थी। जब हम लंच के लिए रुके तो हमने मुनस्यारी का रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, आप प्रीति फॉल तक जाइए, प्रीति फॉल। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आया प्रीति जगह कौन सी है, क्योंकि किसी भी लैंडमार्क पे हमें प्रीति लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद हमें बर्थी फॉल लिखा हुआ नजर आया। तब जाके दिमाग का बल्ब जला कि ये जिसको प्रीति फॉल कह रहे थे वो बर्थी फॉल था। पहाड़ियों की भाषा थोड़ा अलग होती है ना, हमारे भी समझने में दिक्कत हो गई थी। स्टोरी में यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न है, क्योंकि हमारी जर्नी और भी खूबसूरत होने वाली थी, पर ये सारी जर्नी एक साथ एक जगह पे बयान नहीं हो सकती है। तो मुनस्यारी का एक और एपिसोड आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें बर्थी फॉल ही पहुंचना है। मैं वीरा अपने अगले पॉडकास्ट में मेरी दुनिया विद वीरा में आपको बर्थी फॉल घुमाते हुए मुनस्यारी ले जाऊंगी, और मुनस्यारी में हमने क्या क्या किया और वहाँ कितना मजा आया, ये आप जरूर सुनिएगा। अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो एक काम करिए, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए इस प्लेटफॉर्म पर, और अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया एपिसोड मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे। तो अगली बार मिलने तक आप अपना ख्याल रखिए।